डेजर्ट स्टोरीज के तमाम नाजरीन और दर्शकों को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। आज रिजल्ट आ चुके हैं और गिनती अभी लास्ट राउंड्स में चल रही है और बड़े बड़े दिग्गज हार गए हैं पंजाब और यूपी में। और कुछ लोगों ने पहली बार जीते हैं, कुछ लोगों ने जीत का स्वाद चखा है और कुछ लोगों ने हार का मजा लिया है। 4 स्टेट में बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट ऑलमोस्ट बनाने की तरफ बढ़ गई है और बना ली है, जो भी कहा जाए उस कैप्चर कर ली है 4 स्टेट और 1 स्टेट में झाड़ू चल गई है। मैं डैजी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, फिर वक्ता है वो उसकी। और मैं तमाम अपने पैनलिस्ट जितने भी हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, फाइक रजा साहब हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रशांत सिंह साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सुधीर मुशरान साहब इकोनॉमिस्ट हैं, डेजी साहिबा जो हैं ये आप पार्टी की प्रवक्ता भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। ये डॉक्टर मेराज पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हमारे सीनियर पैनलिस्ट प्रदीप कपूर साहब हैं जो बहुत ही सीनियर हैं और समाचार की दुनिया में उनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है। और इस वक्त वो इंडियन प्रेस एजेंसी से जुड़े हुए हैं और डिफरेंट एजेंसीज में वो काम कर चुके हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं, यहाँ पे इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं सुधीर मुशरान साहब के पास जाऊंगा। मुशरान साहब, ये जीत आप किस उसमें देख रहे हैं? देखिए, ऐसा लग रहा था कि जाट लैंड में जाट अगेंस्ट हैं, किसान ऑलमोस्ट जाट और गुजर होते हैं। ईस्ट में कहा जा रहा था कि पंडित अगेंस्ट हैं और जो ओबीसी वो हैं, शेड्यूल कास्ट भी कहा जाएगा उनको भी, वो अगेंस्ट हैं। लेकिन जब ये चला तो लगता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा था, किसान का मुद्दा था, वो पीछे रह गया। और जो सामान लाभार्थी एक वो जो एक कम्युनिटी हमारे यहाँ हो गई है उसका, और जो पैसे दिए जा रहे थे, घर बनवा के दिए गए, शौचालय बनवा के दिए गए, क्या उसका ये सब असर है जो, या मोदी जी का जादू है? क्या आप देख रहे हैं? अनम्यूट कीजिए मुशरान साहब। सबसे पहले नमस्कार, आदाब सबको, सारे व्यूअर्स को और सारे पैनलिस्ट को। जैसे कहा जाएगा कि जो एनालाइज किया गया था और हम लोग सब वक्त वक्त पे बता ही रहे थे, 312 से बीजेपी को नुकसान होगा तो 266, 267 पे बीजेपी बैठी है। एसपी को फायदा होगा, 132 पे पहुंच गई। कांग्रेस को पहले ही कहा गया था पिछली मीटिंग में कि वो सिंगल डिजिट में रहेगी। गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड का जो चुनाव था वो थोड़ा सा देखा जाए तो वो थोड़ा सा सरप्राइज आया है। बाकी पंजाब में तो आपका पता ही था। तो कमिंग बैक टू उत्तर प्रदेश, जहां पे हम फोकस किया करते थे, तो हम ये कहा करते थे कि जो वोट कटेगा वो बीएसपी का कटेगा, और बीएसपी इस समय लेस देन 5 पे पहुंच चुकी है। कांग्रेस 2 थी, 3 से 2 पे आई, तो कांग्रेस का कुछ हुआ नहीं। तो जो 1% जो बीजेपी का जो वोट जो इंक्रीज हुआ था, वोट परसेंटेज, और जो लोग कह रहे हैं अब 3 या 4% वोट इंक्रीज हुई है, विच कुड नॉट ट्रांसलेट टू इंक्रीज इट बियॉन्ड 312। जो 312 का फिगर था उसके ऊपर बीजेपी नहीं गई। तो अगर हम देखते हैं तो नेट सुधीर साहब का वो शायद लगता है, मगर पिछली दफा से अगर देखा जाए, अगर हेलो जी बताइए, तो अगर नुकसान हुआ है तो वो अभी भी मेरे ख्याल से जो नेट नुकसान हुआ है वो बीजेपी को हुआ है। मेजॉरिटी में आ गई 266, मगर पिछली दफा 312 से वो इस समय 40 या 50 सीटों से कम है। समाज नहीं, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। आप एकदम गवर्नमेंट पे पहुंच गए, हम एक एनालिसिस जी जी, अब तो मतलब इसमें 2-3 दिन का फर्क है, एक हफ्ते का, बताइए। तो मैं किसी को, पार्टी को पॉइंट नहीं कर रहा। एज ए न्यूट्रल कैंडिडेट आई एम एनालाइजिंग। सो नेट नुकसान बीजेपी को ही गया है। समाजवादी पार्टी को
बीजेपी का भी फायदा हुआ और बीएसपी का भी फायदा हुआ। बीएसपी सिमट के ही कांग्रेस जहां थी वहां खड़ी हुई है। सो एज ऑन नाउ व्हाट वी हैव सेड इट, जैसे हमने कहा था, जीतेगी, कितने वोटों से जीतेगी, कितनी सीटों से जीतेगी, वो देखना था, वही मेरे ख्याल से हुआ है। और इस समय मेरी तरफ से सब जीते हुए कैंडिडेट्स के लिए एक बधाई का संदेश और सबके लिए हमें एक, लेकिन इसमें सबसे बढ़िया बात ये हुई है कि अपोजिशन थोड़ी सी स्ट्रांग हुई है। जो बात हम लोगों को देखनी चाहिए कि यूपी में अपोजिशन थोड़ी सी स्ट्रांग हुई है। अगर स्ट्रांग अपोजिशन रहती है, वो हम जैसे लोगों के लिए, जनता के जनार्दन के लिए और लोगों के लिए हमेशा ही बेनिफिशियल रहेगी। सो टू सम इट अप, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आऊंगा आपके पास फिर। डॉक्टर मेहराज, आप अनम्यूट करिए और बताइए कि भाई आपने 240 दी थी उस दिन। शायद नमस्कार। और शायद आपको याद होगा मेरा एनालिसिस पिछली बार जो मैंने आपसे कहा था, लगभग हम वहीं पे खड़े हैं। और मैं सारे कैंडिडेट्स जो जीते हैं और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं ये भी कहूंगा कि अखिलेश यादव ने बहुत ही अच्छा इलेक्शन लड़ा। वो अकेले थे, उनके पास कोई सपोर्ट के लिए नहीं था। बट अगेन, विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अभी वो मेहनत करें, 2024 है। और जो योगी जी हैं, वो जो उन्होंने वायदे करे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो उसको पूरा करेंगे। आप मुझे एनालाइज करिए, ये उनको वो बताइए कि क्यों हुआ ये सब। देखिए, इसमें मेन वजह ये रही, इसमें कोई ये पोलराइज इलेक्शन था। इसमें हमें बिल्कुल हम इसको वो नहीं कर सकते डिनाई। हर जगह बीजेपी ने जो भी, चाहे वो 80-20 की बात कही गई, चाहे वो हिजाब आया, कहीं ना कहीं उनको फायदा हुआ। और मैं समझता हूं कि इसमें किसी का चमत्कार नहीं रहा। बट यस, पोलराइज था इलेक्शन और इसमें एक आदमी जीतता है, एक हारता है, और इसको बीजेपी को फायदा हुआ। फाइक रजा साहब, क्या देख रहे हैं आप इसमें? कैसे, क्या वजह थी अभी आपके लखनऊ में? लखनऊ में तो हमने 2 सीटें जीती हैं समाजवादी पार्टी ने। लखनऊ नॉर्थ और लखनऊ उसकी सीट जो है वो क्या नाम है, ईस्ट की, वो लखनऊ में जीती है। लेकिन अगर बिल्कुल मतलब एज ए नॉट एज एन एनालिस्ट बट एज अ स्ट्रीट वर्कर और जो कुछ हम देखते हैं, तो उसमें 3-4 बातें इस इलेक्शन में समझ में आई। एक तो ये कि जाहिर नुकसान बीजेपी का ही होना था, इसलिए कि 312 के ऊपर तो जाने नहीं थे, तो वो नीचे आ गए। समाजवादी पार्टी का फायदा हुआ, तो मेरा ये कहना, और अभी सुधीर साहब का भी ये कहना का पोजीशन स्ट्रांग हुई है, बड़ी खुशी की बात है। जो लोग जीते हैं जाहिर है वो जीते हैं। लेकिन जरा सा इसमें अगर आप और भी माइन्यूटली देखें तो एक चीज ये समझ में आती है कि अभी अलीगढ़ का रिजल्ट आया है, वो कोल का रिजल्ट आया है, उसमें सब में आप देखिए कि बीएसपी ने बहुत बड़ा काम किया है। 10-10 हजार वोट निकाल लिए हैं और जीतने का मार्जिन जो है वो जाके 5,000 हुआ है। ये बीएसपी कहीं नहीं थी फर्स्ट और सेकंड फेज में। फर्स्ट और सेकंड फेज में जो था, वो जब रिजल्ट का समझ में आया तो वो मौलाना के ऊपर इल्जाम था। अच्छा, हम यूपी के हैं तो यूपी में पता है कि पीएसी वाले अगर किसी को दौड़ाते हैं, जिसे लखनऊ की जबान में कहते हैं खदेड़ते हैं, तो पैर पे गोली मारते हैं। तो इनके साथ भी मौलाना के भी पैर पे गोली मारी गई थी, ये भाग गए। अब वो जो था, उसके बाद अमित शाह जब आए तो आके उन्होंने बीएसपी की तारीफ शुरू की, तो बीएसपी मैदान में आ गई। तो जहां जहां पे त्रिकोणीय मुशाहरा होता चला गया, वहां के ऊपर जाहिर है वो बीजेपी को फायदा हुआ। और फायदा इन द सेंस कि ठीक है, उनकी हुकूमत आई है, और जो एक चीज सीधी है वो ये कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, अब जो सब कर सकते थे किया। लेकिन ये कि अब जो कुछ भी एनालिसिस होगी और जो कुछ भी इससे पहले लोग कह रहे थे, उसमें सीधी बात ये है कि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। तो अब आप नहीं, बंदर तो नहीं है भाई, क्या नहीं, बंदर इज इन द सेंस कि वो सिकंदर के मुकाबले में बंदर। कि अखिलेश की बेपनाह तारीफ आप करेंगे कि उन्होंने बड़ी अच्छी फाइट दी, लेकिन मोदी और योगी को डबल इंजन वाली बात जो थी वो भी पब्लिक की समझ में वहां के ऊपर आई, चाहे लाभार्थी हो, चाहे वो छुट्टा जानवर हो, जो कुछ भी हो। तो वो वापस आए हैं, एंड दे हैव कम बैक आफ्टर 35 years। 35 साल बाद कोई चीफ मिनिस्टर वापस आया है यूपी में, तो कोई आसान बात नहीं है। तो उनका कार्यकर्ता, मेन चीज जो है कि बीएसपी और कांग्रेस ने जो है वो वॉकओवर दे दिया। और अब हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि अगर नेशनल फ्रंट या कुछ भी अपोजिशन बनती है बीजेपी के खिलाफ 24 में, तो उसमें जो है कांग्रेस का कोई काम नहीं होगा, बीएसपी का कोई काम नहीं होगा। इट हैज टू बी लेड आइदर बाई आप पार्टी और लेड बाई
ममता दीदी। इसलिए कि ये सब चीजें जो है बिल्कुल साफ दीवार पे दिखाई दे रही है। अगर किसी कोई नहीं पढ़ पा रहा बहुत बहुत शुक्रिया, तो बहुत वो बहुत नहीं, शुक्रिया। पहले बात हमारी सुन लीजिए। जी जी इसलिए कि जी। अगर कोई आदमी नहीं पढ़ पा रहा है इसको, तो वो फिर वैसे ही है कि वो उसको मतलब जिसे कहते नहीं है कि अंधा है। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से अबाउट दिस, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लिए मतलब इससे बड़ा चपाता और चाटा कोई नहीं हो सकता। अब भी उनको ख्याल अगर नहीं आ रहा है, वो नेशनल पार्टी कहीं के नहीं रहे हैं। उन्हीं ने जिस आदमी को वहां खड़ा किया था, मैंने बहुत पहले कहा था कि सिद्धू साहब के होते हुए कांग्रेस कहां से जीतेगी। वो सिद्धू साहब खुद भी हारे, साथ में लेके बीजेपी को, कांग्रेस को भी चले गए। तो कब अकल आएगी इन लोगों के? और थोड़ा सा सीख ले बीजेपी से कि किस तरीके से केडर से काम लिया जाता है। लखीमपुर खीरी से जीती है बीजेपी। चले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ साहब हंस रहे हैं, मैं आसिफ साहब के पास ही जाऊंगा। आसिफ साहब, आप यूपी में कंसर्ट बताइए कि क्या क्या वजह थी जो जीते हैं। बहुत देखें, ही जो मोदी जी का जादू चला है, इसमें नो डाउट। 3 दिन रहे वो जो ईस्टर्न यूपी में जो ये चल रहा था, जहां तक मुझे पता चला है, वैसे प्रदीप भाई बाद में बताएंगे, तो उन्होंने सबको बुला के मीटिंग्स की। और क्योंकि अगर हम बनारस या वो एरिया हारते तो उसमें मोदी जी की भी हार थी, तो बड़ा अच्छी तरीके से उन्होंने 3 दिन रह के पूरा कंट्रोल किया। और बहुत सी चीजें जो उसके अंदर, जहां तक मेरी जो लोगों से बात हुई है, तो मैंने सुना है कि जो इन्होंने लोगों की हेल्प की, जो किसानों को पैसे दिए, घर बनवा के दिए, अनाज दिया और शौचालय बनवाए, वो बड़ा काम किया है उसने। और साथ में बहुत सी चीजें ऐसी भी हुई हैं, राष्ट्रवाद जो भी एक मुद्दा था, जो उसमें सुरक्षा और राष्ट्रवाद का, वो भी काम किया। आप क्या देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं तो खैर मेरी इतनी ज़्यादा समझ नहीं है जितनी आप सब महान भावों की समझ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो कि शायद मैंने वाजे कर दी है। मेरी बात सिर्फ इतनी सी है, अगर इस देश में आपको फेयर इलेक्शंस चाहिए तो वो सिर्फ बैलेट से होगा। और कुल मिलाकर जो ये हम सारी बातें कर रहे हैं कि साहब ये वो फला आदमी आ गए, उन्होंने ये कर दिया, वैसे कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये बात, एक मिनट देखिए, 1 मिनट सुनिए। बैलेट से क्यों, क्या मतलब कलकत्ता जो ये बंगाल हारे, तो वो तो मशीन से ही हारे थे, ये बात नहीं हुई भाई। खैर बहरहाल मैं बात पूरी कर लूं, मुझे बात पूरी करने का हक है, मैं बात पूरी कर लेता हूँ। देखिए, जहां जहां सरकार को खतरा होगा, जैसे जहां पे बीजेपी का अस्तित्व नहीं है, वो बंगाल और पंजाब है, वहां पर कभी आपको ये चीजें, अगर आप कल को ये कहिएगा मुझसे कि था पंजाब में बीजेपी आ गई, पूरे इतनी 92 सीट से आ गई, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और है। ये एक तकनीकी जीत है और लोकप्रिय हार है। मैं साफ कहूंगा, ये एक तकनीकी जीत है और लोकप्रिय हार है। जहां जहां देखिए, बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो उनकी पॉलिटिक्स चलती है, वो चलती है उत्तराखंड से, वो चलती है यूपी से, वो चलती है बिहार से, वो चलती है मध्य प्रदेश से। यहां पर आप ये मान के चलिए 60% की सीलिंग होगी थ्रू आउट। आई पुट ऑन रिकॉर्ड, 60% की सीलिंग होगी थ्रू आउट। 40% में हम लोग इस तरह बैठे होंगे, उस 40% को हम लोग कभी 10% सभा को बढ़ा देंगे, उनकी तारीफ कर देंगे, कभी कांग्रेस को 2% बढ़ा देंगे, कभी बीएसपी को 20% बढ़ा देंगे। लेकिन 40% के बीच में ये सारी पार्टियां खेलेंगी और 60% की सीलिंग हमेशा रहेगी। वो एक दैविक शक्ति ही है। इसके अलावा क्योंकि इतनी ज्यादा हाई एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, और खास करके लखीमपुर खीरी और मुजफ्फरनगर जैसे पूरे इलाकों में, उसके बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट इतना मुद्दा हमने देखा। हम लोगों ने नहीं बल्कि पूरी लोगों ने देखा कि कितनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। किसान मुद्दा था, अनएम्प्लॉयमेंट था, सब कुछ था, कोविड था, सब कुछ था, सब कुछ खिलाफ। मगर फिर तो दैविक शक्ति ही जीते हैं आप। बहरहाल मैं बहुत बहुत शुक्रिया, मैं डेजी साहिबा के पास बहुत मुबारकबाद। लेकिन हाँ, तमाम राजनीतिक दलों को एकजुट होकर इस ईवीएम के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। जय हिंद। चले, बहुत बहुत शुक्रिया डेजी साहिबा। पहले मुबारकबाद कि आप पंजाब में जीत गई। बहुत बहुत अब बताइए कि यूपी के बारे में आप क्या
आप तो बिल्कुल यूपी में दिखाई भी नहीं दी, कोई न्यूज उसमें भी नहीं आ रहे। नहीं, हम यूपी में तो नहीं दिखाई दिए। यूपी में बेसिकली जैसे आसिफ भाई ने कहा कि टेक्निकली यूपी जीती है, तो मैं भी यही मानती हूँ कि और पंजाब में क्या जीती? पंजाब में टेक्निकली नहीं जीते। वहां पर तो बीजेपी की सरकार है ही नहीं ना। जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहां पे टेक्निक यूज हो रहा है। बंगाल में टेक्निक नहीं यूज हो पाया। जहाँ जो सीएम थी उन्होंने शायद रोक लगाई होगी, लेकिन हाँ ठीक है, जिनको जो जहां से जीते हैं। लेकिन हमें बहुत दुख है कि हम यूपी में अपना खाता शायद नहीं खोल पाएंगे। एक आध सीट पर हम आगे चल रहे हैं, लेकिन हम लोग को लग रहा था कि 2-3 सीट से हम यूपी में भी कम से कम अपना खाता खोले। लेकिन इतनी बड़ी जीत जो करिश्मा हुआ है पंजाब में, और जिस तरह से केजरीवाल जी को आतंकवादी बनाया गया, लेकिन जनता ने बता दिया कि वो आतंकवादी नहीं है। और वहां पर तो बड़े बड़े धुरंधर हार गए, प्रकाश सिंह बादल हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, चिन्नी साहब हार गए। और जिसको केजरीवाल जी ने लिख के दिया था कि चिन्नी जी दोनों ये बात सही है, हारेंगे, तो उनकी बात सही हुई। और हमारी सुबह से बात चल रही है, अभी लोग जश्न का माहौल है आम आदमी पार्टी के अंदर, क्योंकि अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। और ये हमारा पहला एक पूरा स्टेट है जिसपे हमारा कब्जा है। तो लगभग हम 90 सीट से ऊपर लेके आ रहे हैं, 90+। तो अब शायद अब हम चूंकि बिहार से हैं, तो अब हम फोकस करेंगे आने वाली राजनीति पे, बिहार पे। आसिफ साहब आप ना म्यूट कर लीजिए, कुछ आवाज आ रही है। और जहां तक यूपी की बात है, तो जो लोग जीते उनको बधाई, और हार और जीत तो लगी रहती है। और अब ये जनता को फैसला करना था कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें हॉस्पिटल चाहिए, उन्हें एजुकेशन चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, ये उनका फैसला है। बाद में चले दी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। जी। मैं प्रशांत साहब के पास जाऊंगा। प्रशांत साहब, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है वहां का, और मुझे लगता है 3 दिन जो प्राइम मिनिस्टर हमारे रहे, ये वाकई योगी जी से जो लोग नाराज थे वो पीएम से नाराज नहीं थे। क्योंकि मैंने देखा कई जगह उन्होंने कहा जी हमें नहीं मालूम कौन खड़ा है, हम तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं इसको, किस तरीके से देख रहे हैं? थैंक यू नकवी साहब, एंड थैंक्स टू ऑल द पैनलिस्ट। जो भी एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, तो सिर्फ एक स्टेट को देख करके शायद हम एक सही परसेप्शन पे या सही एनालिसिस पे नहीं आ पाएंगे। अगर हम पूरे 5 स्टेट को देखते हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आई है, आज पब्लिक कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये समझने लगी है कि लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, और मेरे साथ क्या होने वाला है, और आज मेरे साथ क्या हो रहा है। रही बात मोदी जी, योगी जी या केजरीवाल जी या कोई भी रहे हों, सब ने अपने अपने लेवल पे काफ़ी हद तक मेहनत किया है। और जो मेहनत है, सपा से भी काफी अच्छी मेहनत की गई है। अखिलेश यादव ने अपने लेवल पे जो भी बेस्ट होता है पुट किया है। काफी इम्प्रूव किया है भाई, 47 से 130 एग्जैक्टली। कितने आए। तो एक चीज अगर जो सबसे अच्छी निकल के आई है इस पूरे 5 स्टेट के इलेक्शंस में, आप देखेंगे तो सबको ये समझ में आ गया कि बिना मेहनत के नहीं होगा। अगर आप ये सोचें कि चलो लहर चल रही है तो लहर से मैं जीत जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको एफर्ट करना पड़ेगा, एक एक सीट और एक एक इलेक्शंस, एक एक वोट के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, और ये किया है। बीच में आप देखेंगे पूरे यूपी स्टेट में काफी हद तक स्थिति ऐसी हो गई थी कि इस बार बीजेपी नहीं आएगी, और ये अलग अलग चैनल्स अपने अपने प्रेडिक्शंस भी कर रहे थे कि बहुत टफ फाइट हो रही है। बट जो जमीनी हकीकत थी, जब लोगों से आप मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, तो उनका एक ही था कि हमें बीजेपी या सपा या किसी से कोई मतभेद या कुछ नहीं है, बट हमको ऐसा इंसान चाहिए जो लीड कर सके किसी स्टेट को, किसी नेशन को। तो दे वर लुकिंग फॉर सर्टेन लीडर्स जो लीड कर सके, और उसी का रिजल्ट सामने आया है कि हम बीजेपी में यूपी में बीजेपी ने लीड किया, अदर 3 स्टेट्स में वो लीड कर रहे हैं। और रही बात आप पंजाब की आप करते हैं, तो वहाँ बीजेपी कभी रही नहीं, और उनको आने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और ये संघर्ष ऐसा नहीं होगा कि आप 1 या 1.5 साल में जा करके वहाँ से लोगों से मिलेंगे और जीत जाएंगे। एक और पॉइंट रखना चाहूँगा ईवीएम को लेकर के। ईवीएम आज का नहीं है,
बहुत सारे इलेक्शंस हो चुके हैं और बहुत जगह हो चुके हैं। तो ईवीएम को अगर हम दोष देते हैं तो हमें फिर ईमेल्स को भी दोष देना चाहिए, हमें वो सारे डिजिटल संसाधनों को भी दोष देना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ, क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन है ये वो हमें फायदा तो करता है बट नुकसान बहुत ज्यादा करता है। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो इलेक्शंस को छोड़ दीजिए अगर थोड़ी देर के लिए, तो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा घर है, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो अगर कुछ हमें रोकना है तो ईवीएम को कैसे सशक्त किया जाए उस पर सोचना पड़ेगा, रादर देन उसको हटाने के लिए। सेकंड, जो घर में ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसको हमें सोचना होगा कि उसे कैसे रोका जाए। तो ये ओवरऑल मेरी एनालिसिस रही है, और मैं सबको बधाई देता हूं। और अच्छी चीज ये हुई है कि जो यहाँ पर सपा आई हुई है, सपा के आने से बीजेपी को थोड़ा सा ये रहेगा कि मुझे संभल कर चलना है। तो ये सही बात है, ये पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है। तो कभी ऐसा इलेक्शन, एक तरफा इलेक्शन नहीं होना चाहिए, हमेशा आपके ऊपर कोई ना कोई होना चाहिए जो ये बोले कि हाँ आप गलत कर रहे हो। तो मैं अगर इसमें कुछ खुशी देखता हूँ तो यही खुशी देखता हूँ, यस देयर इज समवन टू अपोज इफ समथिंग इज रॉन्ग। थैंक यू। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप भाई, जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है, सिर्फ 6 महीने से वो ग्राउंड पे आए, वो घर में बैठ के ट्वीट करते थे और बिल्कुल भी वो पब्लिक में नहीं आते थे, ना वो हाथरस गए, ना वो लखीमपुर। आपने अब देखा होगा जितने भी केस हुए वो नाव का उनका जाना कम हुआ, जहां तक मुझे मालूमात है। वो घर में ही रहे और 6 महीने से या 4 महीने पहले ही वो बाहर निकले। अगर वो मेहनत करते तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा और इम्प्रूव कर जाते। क्या ये वजह थी? आप ज्यादा बेहतर तरीके से इस पर रोशनी डाल सकते हैं। नहीं गौर भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लोग भी जब कभी अखिलेश जी से मिलते थे तो ये कहते थे कि भाई बाहर निकलिए, जैसे आपके पिताजी निकला करते थे। क्योंकि उनके पिता को हमने देखा कि जिस दिन वो सत्ता से हटते थे उसके दूसरे ही दिन से जो है वो सक्रिय हो जाते थे और सड़क पे आ जाते थे किसी न किसी मुद्दे को लेकर। क्योंकि हम लोगों ने जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स देखी है इतने सालों में, कि अपोजिशन के लोग सड़कों पे आते थे, सरकार को जो है आंसू गैस चलानी पड़ती थी, लाठीचार्ज करनी पड़ती थी, हंगामे हुआ करते थे सड़कों पर। लेकिन वो इस तरह का मंजर हमें पिछले 5 साल में नहीं दिखाई दिया। तो ये एक बहुत बड़ी कमी अखिलेश यादव की तरफ से रही है कि वो बहुत देर से निकले, लेकिन फिर भी जितना निकले बहुत सपोर्ट मिला। क्योंकि उनके साथ हताश, निराश, परेशान जनता ने देखा कि यही अकेले जो है बीजेपी को चैलेंज कर सकते हैं, तो उनके साथ जुड़ गई। उनकी मीटिंगें बहुत बढ़िया हुई और उन्होंने अकेले दम पर, उनके साथ कोई नहीं था, वो 48 से 120 पे पहुंच गए। तो ये एक बहुत काबिले तारीफ काम है जो उनकी तरफ से हुआ है कि समाजवादी पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया है उन्होंने। और ये हमेशा से हम लोग ये मानते थे कि बीजेपी जो 312 उनकी अपनी और एलाइज के साथ 325 थी, वो नीचे जा रही है क्योंकि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और समाजवादी पार्टी अपनी मेहनत से इन इश्यूज को उठा के ऊपर जा रही है। लेकिन ये बॉर्डर क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी, क्या होगा, ये 10 को ही पता चलेगा। तो मुद्दे बहुत थे, अखिलेश यादव ने उठाए भी मुद्दे और अपनी भाषा को भी बहुत संयमित रखा। लाख प्रोवोकेशन के बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने संयम खोया और अपनी भाषा जो है उतनी संयमित नहीं रखी, लेकिन अखिलेश ने अपना संयम रखा। जहां तक मेरा मानना है कि बीजेपी ने बहुत बेहतर तरीके से कमंडल भी खेला है ना। उन्होंने जो है कम्युनल पोलराइजेशन की भी पूरी पॉलिटिक्स करी है और उन्होंने जातियों का समीकरण जो बैठाया था, जो 2017 से चल रहा था, वो भी उन्होंने जो है टिकट बांटने में और उस तरह से करने की पूरी कोशिश की उन्होंने। साथ में उनको जो है लाभार्थी, जो तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कि लोगों को खाना पहुंच रहा है, राशन पहुंच रहा है, सरकार की तमाम एजेंसीज के द्वारा उनके खातों में पैसा पहुंच रहा है, ये भी एक था। दूसरा ये है कि उनका जो बुलडोजर जो खासतौर से सेलेक्टिव था, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका बुलडोजर सब पे चला, एक खासतौर से जिस तरीके से मुख्तार पे चला, अतीक पे चला, तो जो एक माइंडसेट था उसको बहुत अच्छा लगा कि भाई ठीक है, माफिया लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और ये एक लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूवमेंट की बात का जो एक परसेप्शन बना, उससे भी उनको फायदा हुआ।
तो ये तमाम इश्यूज हैं कि जिन्होंने बीजेपी को मदद की है, भले ही वो ऊपर से नीचे गिरे लेकिन 2070 के आसपास रुक गए हैं और सरकार बनाई है उन्होंने। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत करी, उनके रोड शोज, उनकी पब्लिक मीटिंग बहुत अच्छी हुई, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि जो उनको वोट में तब्दील कर सके। जो उनके कैंडिडेट, जैसे कि उनकी लीडर है आराधना मिश्रा, उनके पिता 9 बार प्रमोद तिवारी जो हैं रामपुर खास से जीत चुके हैं, वहां से अब उनकी बेटी ने दूसरी बार जीती हैं। तो जो पावरफुल लीडर हैं, जो अपने दम पे निकाल सकते हैं, तो वो तो उन्होंने निकाल। बाकी जो है वो बहुत मुश्किल था, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, हमेशा से हम लोग ये कहते थे कि भाई वो तो बीजेपी की बी टीम हो गई है और बहुत देर से इलेक्शन में आई, तो उनका जो वोट बैंक था वो खिसक गया और खिसक के ज्यादा हिस्सा जो है वो बीजेपी में गया। तो बीजेपी को बीएसपी का जो वोट खिसका है उसका भी बहुत फायदा मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप भाई। आसिफ साहब जरा एक बार फिर वो कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करिए। आप मुझे ये बताइए मायावती के बारे में कि मायावती का तो एक जमाना था कि हमारे एरिया में या तो हाथी होता था या साइकिल होती थी, और कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती थी पूरे वेस्टर्न यूपी में। तो क्या हाथी तो बिल्कुल पानी में चला गया, कैसे हुआ ये? देखिए, ये हम सब जानते हैं कि भाई जब भी कोई सरकार बदलती है, आई मीन लेट्स टॉक अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज। जब कोई सरकार बदलती है, नई सरकार आती है केंद्र में, तो उसके हाथ में जो पिछली सरकार की बहुत सारी खामियां उसके पास आ जाती हैं, और उसके बाद फिर वो आदमी जो सोचता है कि भाई मेरे पास तो अब कुछ करने के लिए नहीं है, तो फिर वो ना हिज मास्टर्स वॉइस के नगमे गाता है। ये बात तय है। तो बहन मायावती की भी बहुत सारे, ये हम सब जानते हैं कि करप्शन के केसेस पे बहुत सारे चले और कुछ उजागर हुए, कुछ नहीं हुए। तो फिर जब हम ये सोचते हैं कि भाई जहां हमने देखा है पूरे हिंदुस्तान में कि हमारे यहाँ जो भी कोई सरकार आती है तो वो अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। ये जग जाहिर है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो। ये पूरे हिंदुस्तान में हमने देखा है कि ये हमारी राजनीतिक हमारा ये बिहेवियर है सारी पार्टीज का। तो मायावती जी ने अपने आप को खुद ही, उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने आप को समेट लिया। वो भी नहीं निकली, वो भी ग्राउंड पे नहीं आई, आप लास्ट तक नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई वो। बस आखिरी टिप्पणी में अपना सुधीर साहब से लूंगा। मैं फिर दोहराऊंगा, आप ये मान के चलिएगा कि हम लोग हर इलेक्शन में, अगर हम लोग जिंदा रहते हैं, हमारी सबकी उम्र अल्लाह सबको दे, लेकिन हर इलेक्शन में हम देखिएगा 24 में हम लोग यही बातें कर रहे होंगे। सारी पॉलिटिकल पार्टीज 40% के बीच में इधर उधर चल रहा होगा मामला, और हम सब लोग ऐसी जबानी जमा खर्च कर रहे होंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर साहब आखिरी टिप्पणी, खत्म हो गया टाइम। ओके, मैं पॉइंट्स पे नहीं जाऊंगा, ना फिगर्स पे जाऊंगा। जब बस केवल पॉलिटिकल पार्टीज का उनका इफेक्ट की बात करते हैं, द पॉइंट आउट देयर इज कांग्रेस वाज अनेबल टू मेक सक्सेस नहीं कर पाई क्योंकि वो जनता को नहीं टच कर पाई। बीएसपी भी जनता को नहीं टच कर पाई। समाजवादी पार्टी ने लोगों को टच किया और इसलिए उसका देर से निकली और हाँ, देर से निकली। और बीजेपी जो कि सबसे ज्यादा उसको फायदा इसीलिए हुआ कि भाई साहब वो एक मासिस को टच कर सकी। ईवीएम, सांड, नमक, ये सारे इश्यूज है जो पहले भी थे और अभी भी रहेंगे। लेट्स नॉट क्रिप, विनर्स टेक इट ऑल। Congratulations to all the winners. Congratulations to BJP for UP, Goa, Manipur and Uttarakhand. Let's respect the mandate. थैंक यू। फाइक साहब आखिरी बस आधा मिनट रह गया। नहीं, मुझे बस इस बात की खुशी है वही कि हेल्दी डेमोक्रेसी है। जैसे बनारस से भी एक सीट शायद निकाली है समाजवादी पार्टी ने, लखनऊ में हम देखते चले आ रहे हैं तो वहां भी निकाल ली है। तो अपोजिशन स्ट्रांग होगा। तो जो वेरी फर्स्ट हम लोग का प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने कहा था कि राज्यसभा में भी कॉम्पिटिशन पे फर्क पड़ेगा और भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने जा रहे हैं, उस पर भी इसका फर्क पड़ेगा। और जहां तक ये आसिफ भाई से ने बताया और आपने कहा कि साहब वो घर पे बैठे रहे बेचारे अपने अखिलेश, तो कुछ नहीं हुआ। तो बेचारी प्रियंका तो हर जगह कूद के पहुंची थी, उनको क्या मिल गया? उन्हीं ने इतने पैसे खर्च किया, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। तो जो कुछ इलेक्शन में होता है वो होता 6-7 महीने के अंदर ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रदीप भाई से एक क्वेश्चन पूछूंगा जो बिल्कुल बहुत मेरे दिमाग में आ रहा है। प्रदीप भाई,
वैसे तो 4-5 दिन है, हम एक और भी सिटिंग करेंगे। क्या सेम गवर्नमेंट रिपीट होगी यूपी में, मतलब सेम चीफ मिनिस्टर? नहीं, मुख्यमंत्री तो मेरे ख्याल से अब ये तो मोदी जी और अमित शाह ही जाने कि क्या करेंगे, लेकिन लगता है कि योगी के नाम पे वोट मांगे हैं तो इसलिए योगी को मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि मांगे तो उन्हीं के नाम पे है। बार बार प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि योगी जी को लाना है तो बीजेपी को वोट दीजिए, लेकिन इन लोगों के बारे में, गुजराती बंधुओं के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा। तो जब हो जाए तभी मानिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें टाइम दिया। मैं तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद। और अगले एपिसोड तक के लिए खुदा हाफिज एंड जय हिंद। थैंक यू।